स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस और चाइना के बारे में। बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजोल्व करने के लिए यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप चाइना के विजिट के लिए गए थे। अर्लियर फेज के अंदर में भी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा यूएस चाइना का जो रिलेशन है जिसको G2 के रूप से रेफ़र है वो किया गया था कि प्रेजेंट ग्लोबल कंटेक्स्ट के अंदर में अगर टू ग्लोबल पावर्स एग्जिस्ट करते हैं तो यूएस और चाइना है। स्टूडेंट्स, बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि जो लार्जर वे के अंदर में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो है ताइवान के रिगार्डिंग में। 1979 के समय में यूएस के द्वारा चाइना को रिकॉग्नाइज किया गया और उसी समय से आप देखिए कि ताइवान को जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। इवन आर्म्स का जो सेल है वो भी किया जाता है ताइवान को, जिसको कि चाइना है वो ऑब्जेक्ट किया करता है कि इसको आर्म्स का सेल ना किया जाए। ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट उसको कंसिडर है वो किया करते हैं। ताइवान का अगर आप लोकेशन को देखोगे तो चाइना का जो मेन लैंड है उससे अलग वे के अंदर में एक आइलैंड कंट्री के रूप से ये सिचुएटेड है। और आप देखिए कि बिटवीन द चाइना का जो मेन लैंड है और ताइवान के बिटवीन में एक स्ट्रेट है वो भी पास करता है। और ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में आपको स्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट है वो टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट है वो किया करता है। तो जो ताइवान स्ट्रेट है वो कौन सा दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के साथ में। ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के साथ में। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस के बारे में रीड करें तो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ट्रेड का डिफरेंस आप देखिए कि किस तरीके से है। यूएस के द्वारा जो सेमीकंडक्टर का जो चिप्स हुआ करते हैं उसके एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि चाइना को जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो ना जाएं। उसके लेटर फेज में चाइना ने आप देखिए कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, असेंशियल हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर के रिगार्डिंग में, और जो कोई भी नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है तो ये क्रिटिकल मिनरल्स का जो इम्पोर्टेंस है और उसके जो एक्सपोर्ट को चाइना के द्वारा रेस्ट्रिक्ट है वो किया गया। अब यहाँ पे विजिट के दौरान में आप देखिए कि सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग में तो डिस्कशन हुआ है कि यूएस जो है वो सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट करने देगा चाइना के वहाँ पे, बट जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके रिगार्डिंग में कोई पॉइंट है वो एग्रीमेंट के अंदर में नहीं इंक्लूडेड है। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो ईरान के रिगार्डिंग में है। चाइना और ईरान के जो क्लोज रिलेशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। चाइना ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू वहाँ पे जो क्रिटिकल जो एनर्जी का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यूएस के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया के अंदर में उसको मिलिट्राइज जोन है वो ना क्रिएट किया जाए, इस तरीके से भी चाइना का स्टेटमेंट था। यूएस ने उसके उसके रिवर्स के अंदर में क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है? यूएस का कहना है कि अगर चाइना के क्लोज रिलेशन है ईरान के साथ में तो चाइना को अपना जो स्ट्रेटजिक अपना जो पोजीशन है उसको यूज करना चाहिए और वहाँ पे जो क्रिटिकल सप्लाई है उसको कंटिन्यूस करवाने के रिगार्डिंग में चाइना के एफर्ट्स हैं वो होने चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंसेज हैं उनके बारे में हमने देखा और लार्जर वे के अंदर में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके पर्सपेक्टिव से। एक आप देखिए कि बोइंग के रिगार्डिंग में भी है। बोइंग क्या है? जो हमारे एयरक्राफ्ट हुआ करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग। तो उनका भी यहाँ पे सेलिंग के रिगार्डिंग में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। जितना एक्सपेक्टेशन था उतना एग्रीमेंट नहीं हुआ। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में उस इस पॉइंट को, ये जो बोइंग का जो सेलिंग है इसको आप यूज है वो नहीं करोगे। मैक्सिमम आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोथ कंट्रीज में जो डिफरेंसेज हैं इंडिया के लिए कैसे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है वो हो सकता है। तो इंडिया के बेटर रिलेशन है बोथ नेशंस के साथ में, तो इंडिया इसको एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप से रोल प्ले करे, एक इमर्जिंग पावर के रूप से इमर्ज हो सकता है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में। तो ऐसे यहाँ पे जो आपसे कोई क्वेश्चन है इंडिया के पर्सपेक्टिव से लार्जर वे के अंदर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम एंड डीजल का जो प्राइजेज हैं उनके इंक्रीज के बारे में है। 1 लीटर के ऊपर में 3 रुपये को यहाँ पे इंक्रीज किया गया, जो कि अर्लियर फेज में आपको कुछ पैसे के आसपास इंक्रीज है वो देखने के लिए मिलता था। हमारा जो स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको हर डे के अंदर में, एक दिन के अंदर में आप देखिए कि 1000 करोड़ का जो लॉस है वो बताया गया है कि 1000 करोड़ का उनको डेली बेसिस के ऊपर में लॉस हुआ करता है। अब इस लॉस को यहाँ पे कम करना है, रिड्यूस करना है, तो पेट्रोल का जो प्राइस है उसको इंक्रीज करना था। हमारा जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहाँ पे अब देखिए कि जो हम एक टैक्स के बारे में रीड करते हैं, विंडफॉल गेन टैक्स। तो जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको भी इम्पोज किया है। विंडफॉल गेन टैक्स क्या हुआ करता है?
मार्केट का जो कंडीशन है वो इस तरीके से डेवलप हुआ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कोई बेनिफिट होता है तो उस बेनिफिट का सिचुएशन में इनका इनका जो प्रॉफिट है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, गवर्नमेंट यहाँ पे विंडफॉल गेन टैक्स है उसको यहाँ पे इम्पोज है वो किया करती है, तो इसको भी इम्पोज किया गया है। पेट्रोल और डीजल का हर एक सेक्टर के अंदर में प्राइस इंक्रीज हुआ है, चाहे वो प्रीमियम यहाँ पे पेट्रोल डीजल हो, सीएनजी का जो प्राइस है उसके अंदर में भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके अर्लियर फेज के अंदर में हमने एलपीजी के बारे में रीड किया था कि एलपीजी का जो प्राइजेज हैं उनको भी इंक्रीज है वो किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनको हम यहाँ पे रीड किए। अब आपको क्या पता होना चाहिए, हमारा जो कंट्री है वो लार्जर वे के अंदर में वेस्ट एशिया का जो सप्लाई है उसके ऊपर में डिपेंड हुआ करता है। रसिया से भी हम आप देखिए कि परचेज किया करते हैं, बट जब से वेस्ट एशिया का सिचुएशन इस तरीके से है वहाँ पे प्राइस है वो हायर है, तो रसिया ने भी जो क्रूड ऑयल को जो सेल किया है वो हायर प्राइस के ऊपर में किया है, जो पहले वो डिस्काउंट रेट के ऊपर में बेचा करते थे, क्योंकि यूएस ने कुछ समय का रिलैक्सेशन दिया कंट्रीज को कि आप रसिया के साथ में परचेज हैं वो कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जो वेस्ट एशिया जो है वो हमारा एक्सपोर्ट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। तो आप देखिए कि ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि हमारा जो एक्सपोर्ट जो गुड्स हैं वो यहाँ पे रिड्यूस होगा, ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस होंगे, पर वेस्ट एशिया का क्राइसिस की वजह से जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। वेस्ट एशिया का क्राइसिस की वजह से प्राइस के अंदर में इंक्रीज हुआ, और हमने हमारे मार्केट के रिगार्डिंग में जो अदर डेस्टिनेशंस हैं, हमने हमारा जो मार्केट का जो डाइवर्सिफिकेशन किया, अदर डेस्टिनेशंस को अपना जो गुड्स हैं उनको सेल किया है, तो उसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ अप्रैल के मंथ के समय में। बट अगर हम वॉल्यूम की पर्सपेक्टिव से देखें, क्या हमें सपोज कीजिए कोई कोई प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे 100 लीटर के आसपास या 100 किलोग्राम के आसपास बेचा करते थे, तो क्या हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो ओवरऑल क्वांटिटी है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया है? वो इंक्रीज नहीं हुआ है। बाय वैल्यू से आप देखिए कि नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हैं। अब हमने कौन से अदर डेस्टिनेशन है जिनको यहाँ पे रेफ़र किया है जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट का जो टोटल नंबर है वो इंक्रीज हुआ, तो आप देखिए कि हमने यहाँ पे जो तंजानिया नाम का जो कंट्री है वहाँ पे हमारा लार्जर वे में एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो ये कुछ अदर डेस्टिनेशंस वो हुए हैं वेस्ट एशिया के, वहाँ पे हमारे लार्जर वे में कौन से प्रोडक्ट जाते हैं। एक तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो जाया करते हैं, हमारा जो एग्रो का जो प्रोडक्ट है जिसमें आपको राइस का जो एक्सपोर्ट है वो लार्जर वे के अंदर में मिलेगा। फिर आप देखिए कि वेस्ट एशिया के वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा और भी काफ़ी सारे जो थिंग्स हैं, जैसे कि हमारे जो मसाले जो हैं वो भी अब वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है ये सब एरियाज यहाँ पे। तो इस वहाँ का जो प्रॉब्लम है, वहाँ का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हमने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एक फ्लोवर के बारे में है। रोज़ का आप देखिए कि एक वेराइटी हुआ करता है जिसको कि हम डमेस्क रोज़ के नाम से जाना करते हैं, दमस्क रोज के नाम से। अब ये जो दमस्क रोज है वो बेसिकली सीरिया के वहाँ पे या वेस्ट एशिया में जो पर्सिया का रीजन है वहाँ पे ये हुआ करता है। 2019 के समय में सीरिया के वहाँ तो इसको यूनेस्को का जो कैटेगरी है उसके अंदर में ही इंक्लूड है वो कर दिया था सीरिया के वहाँ पे। एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए आपको हमारा कंट्री का जो परफ्यूम मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे इसको यूज करते हैं परफ्यूम बनाने के रिगार्डिंग में, और हमारे कंट्री में जो लार्जर वे के अंदर में जो जगह है, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज नाम का जो सिटी है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का जो सिटी है, जो कि कभी आप देखिए कि एंशियंट हिस्ट्री का जो लेट फेज है, एक इम्पोर्टेंट पावर सेंटर है वो हुआ करता था। कभी आप देखिए कि हमारी कंट्री का जो 3 इम्पोर्टेंट डायनेस्टी हैं इस प्लेस को कैप्चर करने के लिए फ़ाइट को कैरी आउट करते थे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में पाला डायनेस्टी है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे, और सदर्न पार्ट के अंदर में राष्ट्रकूटास थे। और प्रेजेंट समय में ये जो एरिया है वो परफ्यूम मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाराणसी के बारे में मेंशन है। वाराणसी के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ पर्सन्स थे, अपना जो इफ्तार पार्टी जो हुआ करता है रमज़ान के मंथ के दौरान में जो इफ्तार कैरी आउट किया जाता है वो उन्होंने गंगा रिवर के वहाँ पे किया था। तो किसी पर्सन के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो केस है वो रजिस्टर किया गया, जिनको जेल के अंदर में भेजा गया।
अब उनको बेल है वो मिला है हाई कोर्ट के थ्रू में। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो आप देखिए कि आपको बेल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर में जो बेल है वो हर एक पर्सन का राइट है, और जेल आप देखिए कि एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर में ही उसको सेंड है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और एक्ट है जिसको मेंशन किया गया है, वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। कब का है ये एक्ट, किस ईयर का है, 1974 का। तो 1974 का ये जो एक्ट है इसको भी यूज किया गया था इन पर्सन्स के अगेंस्ट में जब केस रजिस्टर हुआ। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिगार्डिंग में ये एक्ट किस वजह से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आप देखिए कि हम एक बॉडी के बारे में रीड करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली एनसीआर में जब एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है तो लार्जर वे के अंदर में बॉडी न्यूज़ के अंदर में हुआ करती है। तो स्टूडेंट, जो 1974 का एक्ट है उसके थ्रू इसको ओरिजिनली वे में क्रिएट किया गया था। काफ़ी बार आपको लगेगा कि एयर के रिगार्डिंग में इसको क्रिएट किया गया था। बाद में जब जो 1981 का एयर का जो एक्ट है, एयर जो पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना है, उसको कंट्रोल करना है, 1981 का, उस एक्ट को भी इसके डोमेन में लाया गया, इसका जो मेन सोर्स है उसके रूप से रखा गया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें ड्रग का जो मीनेंस है उसके बारे में है कि ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको हमें डिफीट करना है। हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट के अंदर में कहा गया है। अब देखिए कि जो स्टेटमेंट दिया गया वो एक एड्रेस के दौरान में है। हमारे जो इंटेलिजेंस का जो विंग हुआ करता है, RNW नाम से जो हमारा विंग है जिसको रो आप बोला करते हो, तो आप देखिए कि ये इंटेलिजेंस का ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है इसके इस्टेब्लिशमेंट में एक पर्सन है, उनका इम्पोर्टेंट रोल है RN काऊ। RN काऊ का मेमोरी के अंदर में एक लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का ये स्टेटमेंट था। रो का आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट में RN काऊ का इम्पोर्टेंट रोल रहा। लेटर फेज में इंडिया का जितना भी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनमें हमने जो बेटर एडवांटेज को कैसे गेन किया, वो RNW की वजह से ही हमने जो हमारा जो एडवांटेज है वो रहा था, क्योंकि एक इस तरीके से इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था जो इंटेलिजेंस के अंदर में इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया था। उससे पहले आप देखिए कि 1962 वॉर का जो सिचुएशन है उस समय इंटेलिजेंस का एक नेग्लिजेंस देखने के लिए मिला था कि हमारा जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं था कि 1962 के समय चाइना है वो अटैक को कैरी आउट करेगा हमारे ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्रग के बारे में है, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो लोकेशन है, हमारे कंट्री का जो लोकेशन है उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे ड्रग का जो क्रिसेंट नाम की जो कंट्री सिचुएटेड है, एक क्रिसेंट यहाँ पे बनता है, जिसमें आप देखिए कि ईरान को हम कंसीडर कर सकते हैं। ईरान है, पाकिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं जो हमारे ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट होते हैं उसके अंदर में आप देखिए कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हैं। इनको हम बेसिकली ड्रग के रिगार्डिंग में एक कंसर्न के रूप से देखते हैं इन कंट्रीज़ को। यहाँ पे जो जो बनता है उसको ट्राइंगल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही ड्रग मीनेंस है जिसको हमें रोकना है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का स्टेटमेंट है, 2047 का जो ईयर है उसको डिसाइड किया गया कि हमें ड्रग फ्री कंट्री के रूप से यहाँ पे सेटअप है वो होना होगा। अभी रिसेंटली यूएस के वहाँ पे कुछ एलिगेशंस लगे थे इंडियन पर्सन्स के अगेंस्ट में कि जो लैब के अंदर में जो मैन्युफैक्चर जो ड्रग है जिसको कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स के द्वारा यूएस के वहाँ पे सप्लाई किया गया था। फेंटनल नाम का एक ड्रग है जिसका वहाँ पे सप्लाई को यूएस ऑब्जेक्ट करता है, जो ड्रग के अंदर में जो लैब के अंदर में मैन्युफैक्चर है वो कुछ इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो कि आप देखिए कि इलीगल रूट को कैरी आउट करते हैं, लेके जाया करते हैं, जिससे वो यूएस में एंट्री चाहते हैं, तो उनके द्वारा उसका यूज किया गया था। ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा गया था वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में है। आप देखिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आसाम के अंदर में सिचुएटेड है। ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके नियर बाई एरियाज से पास किया करता है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ। न्यूज़ में किस वजह से है, एक तो हमारे जो लार्जर एनिमल्स जो हुआ करते हैं उसका प्रेजेंस है यहाँ पे काजीरंगा के अंदर में। चाहे आप देखिए कि टाइगर्स का प्रेजेंस वहाँ पे देख लो, वाटर बेफेलो हैं वो भी मिला करती हैं, वन हॉर्न राइनो है उसका भी प्रेजेंस है। वन हॉर्न राइनो का तो जितना भी इंडिया में पॉपुलेशन है उसका लार्जर नंबर जो है
वो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही आपको मिलेगा। अब वहाँ पे क्या हुआ है, गंगाज का जो सॉफ्ट सेल टर्टल हैं उनको भी आप देखिए उसके अंदर में रिलीज किया गया। अब ये सैटेलाइट टैग हैं जिनसे इनका ट्रैकिंग है वो हो सकेगा। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारे जो सॉफ्ट सेल टर्टल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें से 5 जो यहाँ पे वेराइटीज़ हैं टोटल 8 में से, उनको बेसिकली काजीरंगा के अंदर में रिलीज किया गया। काजीरंगा के अंदर में उनका प्रेजेंस है। एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका जो IUCN स्टेटस है वो पता होना चाहिए। जो IUCN स्टेटस है गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल का, वो है एंडेंजर्ड है। और कल का जो डे था वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का डे था, इसी वजह से इनको रिलीज है वो किया गया एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे के वहाँ पे IUCN स्टेटस में जो इनका स्टेटस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमारा जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर में भी उनको क्या स्टेटस दिया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर में इनको प्रोटेक्ट है वो किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट प्रीडेटर हुआ करते हैं, इम्पोर्टेंट प्रीडेटर हुआ करते हैं। और हमारा जो जो रिवर सिस्टम है उसके क्लीनिंग के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया करते हैं गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल, जिनका रिलीज हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट यहाँ पे रीड करें तो बेसिकली NSA के बारे में है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 1980s के समय में आया था। मध्य प्रदेश के वहाँ पे क्रैकर यूनिट है जिसमें ब्लास्ट हुआ था। अब NSA इन्वोक किया गया है उसके जो मैनेजर और ओनर हैं उनके अगेंस्ट में। NSA आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही एम्पावर करता है इसके इन्वोक के रिगार्डिंग में। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके रिगार्डिंग में ये इन्वोक हुआ करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ये एक यहाँ पे ग्राउंड है जिसके बेसिस के ऊपर में इसको इन्वोक किया जाता है। सेकंड, हमारा जो डिफेंस ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री का जो डिफेंस हो उसके रिगार्डिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। अभी सिक्योरिटी और डिफेंस दो अलग अलग यहाँ पे टर्म्स है, बट आप देखिए ओवरऑल आप मीनिंग एक समझोगे। यहाँ पे डिफेंस से बेसिकली कोई फॉरेन से अटैक होता है उसके रिगार्डिंग में डिफेंड हो यहाँ पे, या कोई अदर पावर के साथ में इंगेज करके कोई पर्सन हमारे डिफेंस के रिगार्डिंग में कोई वर्क को करना चाह रहा हो तो वो डिफेंस है। सिक्योरिटी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी को भी आप यहाँ पे काउंट करोगे और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसको भी काउंट करोगे। फिर आप देखिए कि हमारी कंट्री के जो फ्रेंडली रिलेशन है, हमारी कंट्री के किसी नेशन के साथ में जो फ्रेंडली रिलेशंस है उसमें कोई डैमेज करने का कोशिश करे तो वहाँ पे आप NSA लगा सकते हो। और पब्लिक ऑर्डर है कि ओवरऑल हमारी कंट्री में जो पब्लिक ऑर्डर है उसको किसी तरीके से कोई डैमेज करे तो ये लग सकता है NSA यहाँ पे। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनको हमने देखा 1980s के समय ये एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था। नेक्स्ट आप देखिए कि आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 आपको जस्टिस का एक्सेसिबिलिटी ही नहीं देता है, आपको स्पीडी ट्रायल है उसके बारे में भी मेंशन करता है कि हमारे जो ट्रायल का जो फेज है वो स्पीडी वे में होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल है वो कैरी आउट होनी चाहिए। तो एक एक्टर हैं जो कर्नाटका से रिलेटेड हैं, कर्नाटका या केरल से, एग्जैक्ट स्टेट नहीं पता है। अब देखिए इनके द्वारा किसी पर्सन के अगेंस्ट में जो मर्डर चार्जेस लगे थे इनके रिगार्डिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्लो ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए, जो अपना कंसर्न रेज किया। राजस्थान के बारे में है, राजस्थान ने आप देखिए कि अपना खुद का कंसर्न रेज किया है कि भाखरा नांगल जो ब्यास बोर्ड है उसके अंदर में राजस्थान का परमानेंट सीट है वो होना चाहिए। अब ये जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स के इम्पोर्टेंस को राजस्थान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि ओवरऑल आप देखिए कि जो जो यहाँ पे रावी ब्यास का जो नदी है वो 52.96 का जो वाटर शेयरिंग है जो राजस्थान में इनका इस्टेब्लिश होता है, ये यहाँ पे राजस्थान के जो मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है। और जब से इस भाखरा ब्यास जो बोर्ड है उसको बनाया गया, राजस्थान को जो शेयरिंग है वो नहीं दिया गया है, अब उनका परमानेंट सीट है, एडिशनल सीट है, उसको यहाँ पे क्रिएट किया जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे जिन रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया है, रावी ब्यास और सतलुज, रावी ब्यास और सतलुज नाम का जो 3 नदी हैं जो कि हमें इंडस वैली जो इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू में मिली हैं। तो आप देखिए कि रावी ब्यास सतलुज 3 रिवर जिनका हम फुल फ्लेज वाटर को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे राजस्थान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, आप राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट्स को वहाँ पे देखोगे। एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे श्री गंगानगर है, एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है हनुमानगढ़ है। वहाँ पे आप देखिए कि जो ग्रीनरी हुआ है कैनाल इरिगेशन को यूज करते हुए, जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बेटर है।
तो स्टूडेंट्स उसी का रोल को बताया गया कि रावी, ब्यास और सतलुज रिवर ने राजस्थान का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके ग्रीनरी के अंदर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। भाखरा ब्यास का जो बोर्ड है उसमें राजस्थान का सीट है वो होना चाहिए। फिर आप देखिए कि रेलवे के बारे में है। रेलवे के द्वारा यहाँ पे एक नया जो जोन है उसको बनाया गया है, साउथ कोस्टल रेलवे जोन है उसको क्रिएट किया गया। अब आप देखिए कि जोन को क्रिएट किया गया तो इंडियन रेलवे का जो ये यहाँ पे लोगो है उसके अंदर में नया स्टार है, न्यू स्टार है, उसको यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया। अब स्टार के बारे में है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए एक तो आपको ये जो नया जोन है इसके हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए कि जो विशाखापट्टनम का एरिया है वो इसका हेडक्वार्टर है। साउथ कोस्टल रेलवे जोन कि हमारा सदर्न पार्ट के अंदर में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे रेलवे का कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो। कोस्टल जो सिटीज़ है उनको कनेक्ट किया गया होगा रेलवे ट्रैक्स के थ्रू में। काफ़ी बार आप जब रेलवे के बारे में रीड करते हो तो आपको टू बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एक आप देखिए कि आप रेलवे बोर्ड के बारे में भी रीड करते हो काफ़ी बार। रेलवे बोर्ड एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है रेलवे के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस लिए जाते हैं। 1905 के समय में रेलवे बोर्ड को फर्स्ट टाइम सेटअप है वो किया गया था। काफ़ी बार हम रेलवे बजट के बारे में भी रीड करते हैं। पहले आप देखिए कि जो रेलवे का जो बजट है जनरल बजट से अलग हुआ करता था। रेलवे को एक इम्पोर्टेंट प्लेस है वो दिया गया था। 1921 के समय में जब एक्वर्थी नाम का एक कमेटी बनता है, एक्वर्थी कमेटी ब्रिटिश एरा के समय में, उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि रेलवे का जो बजट है वो अलग होना चाहिए जनरल बजट के साथ में। पहले एक ही बजट आया करता था। अब वो प्रोसेस इंडिपेंडेंस के बाद में भी कंटिन्यूस रहा। इंडिपेंडेंस के बाद में जब अलायंस का गवर्नमेंट आने लगी तो जो सबसे बड़ा जो अलायंस का पार्टनर होता था उसको आप देखिए कि रेलवे का जो मिनिस्ट्री है वो दिया जाने लगा जब क्लियर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ करता था। जैसे हम यूपीए गवर्नमेंट के समय में रीड करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था यूपीए गवर्नमेंट का 2004 से लेकर 2009 का समय, जब लालू प्रसाद यादव जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर आप देखिए कि फिर ममता बनर्जी हैं वो भी कुछ समय के लिए रेलवे मिनिस्टर रहे हैं यूपीए सेकंड के अंदर में, और बाद में उन्हीं का पार्टी का पर्सन। तो इस तरीके से अलायंस का जो पर्सन हुआ करता था और उसको रेलवे का जो मिनिस्ट्री दिया करते थे। बाद में हमारे यहाँ पे विवेक देबुराई कमेटी बनता है। विवेक देबुराई कमेटी ने रिकमेंड किया कि रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया जाए, और उसके 2017 के समय से आप देखिए कि सिंगल बजट है वही आया करता है। रेलवे के स्पेसिफिक जो अलोकेशन है वो हुआ करते हैं जनरल बजट के थ्रू में ही। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और न्यूज़ था जिसको हम इंक्लूड नहीं कर पाए, वो था स्टूडेंट्स फॉरेनर्स का वोटिंग के बारे में कि जो जो तमिलनाडु के वहाँ पे जब वोटिंग हुआ है तो कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं कि फॉरेनर्स के द्वारा वोट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया गया। तो क्या फॉरेनर्स को अलाउ है इंडिया में वोट करना? अलाउ नहीं है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात करें तो आर्टिकल आप देखिए कि जो 15, 16, 19, 29 और 30, ये फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल भी उनको अवेलेबल है वो नहीं हुआ करते हैं। क्या फॉरेनर जो पर्सन इंडिया में जिनका प्रेजेंस है तो यहाँ पे क्या उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उनके ऊपर में अप्लाई होती हैं क्या? तो फंडामेंटल ड्यूटी आप देखिए कि इंडियन सिटीजन का काम है, इंडियन सिटीजन के ऊपर में अप्लाई होंगी। कुछ आप इस कंट्री में रहते हो तो कुछ ड्यूटीज़ को आपको फॉलो करना होगा। फॉरेनर्स के ऊपर में फंडामेंटल ड्यूटी है वो नहीं अप्लाई है। ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलती हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 का उनको। रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स उनको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से क्वेश्चन पूछा है कि कैसे उन्होंने वोटिंग किया, उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन करना। तो कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे, इमिग्रेशन के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। अब प्रोडक्टिविटी के बारे में है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में है। तो ओवर द ईयर्स स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 के बाद में आप देखिए कि ओवर द ईयर्स इंडिया का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इंक्रीज हुआ है। इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसमें हमारे यहाँ पे इंक्रीज है वो हुआ है। अब इसके बिहाइंड में रीजन क्या है कि हमारा जो 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 पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप देखिए कि जो पर्सन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर में इंगेज है। ओवर द ईयर्स हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो रेज हुआ है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे कैरी आउट हुआ है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कैरी आउट हुआ है तो आप देखिए कि अगर हम ग्रोथ के जो डाटाज को देखें तो रियल जीडीपी ग्रोथ का जो डाटा है वो 6.5% है।
रियल जीडीपी का जो ग्रोथ का डाटा है वो 6.5% है 2024-25 के समय में। और ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो फास्ट इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उसके प्रेजेंस को यहाँ पे शो करता है। बट हमें क्या करने का ज़रूरत है, हमें जो विकसित भारत 2047 के टारगेट को अगर अचीव करना है तो हमें यहाँ पे और भी रिफॉर्म का ज़रूरत होगा। रिफॉर्म हमको लेना होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को क्रिएट करना हो कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो यहाँ पे क्रिएट हो, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो। इन्फ्लेशन है उसको सबड्यू किया जा सके, इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जा सके। फिजिकल कंसोलिडेशन है उसका ग्रेजुअल यहाँ पे इंक्रीज हो। और स्टेबल हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें स्टेबिलिटी को हम कैरी आउट कर सकें। और रिफॉर्म भी कुछ बताई गई हैं। फिर आप देखिए कि हमें विकसित भारत का टारगेट को अचीव करना है, इन पैरामीटर्स के ऊपर में हमें फोकस करना होगा। बट कैसे हम यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड को स्ट्रॉन्ग है वो कर पाएंगे, हमें मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक्सपेंड है वो करना होगा। हमारे कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमें एक्सपेंड है वो करना होगा, जिससे कि हम लार्जर वे के अंदर में जो मैन्युफैक्चर एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकें। हमें इंटीग्रेटेड जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको सेटअप करना होगा, जिससे कि ग्लोबल सप्लाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो आप देखिए कि इंटीग्रेटेड ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसको हमें सेटअप करना होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो भी हमारे ट्रेड बैरियर हैं उनको मैनेज करना होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट करना होगा। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बताए हैं कि प्रोडक्टिविटी आप देखिए कि सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, इन सबको भी फोकस करते हुए हम यहाँ पे विकसित भारत 2047 तक अचीव है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रीलंका के बारे में है, क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि जो तमिलियन पर्सन है उनके बारे में बताया गया है, कैसे आफ्टर द 17 ईयर्स के बाद में भी उनका जो सिचुएशन है वो बेटर नहीं हुआ। जब वहाँ पे जो जो सिविल वॉर के जो लीडर हुआ करते थे, लिट्टे के जो लीडर थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया उसके बाद में भी। सबसे पहले हम श्रीलंका का सिचुएशन को रीड करते हैं। 1948 के समय में जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंस को अचीव करता है, श्रीलंका के अंदर में इंडिपेंडेंस वो अचीव होता है। फिर आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, श्रीलंका में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो है सिंगाले। सिंगाले कम्युनिटी जो है वो बेसिकली बुद्धिस्ट पर्सनस है। अब ये जो सिंगाले पर्सन है, सिंगली नाम का जो लैंग्वेज है वो बोला करते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? सिंगली लैंग्वेज। अब यहाँ पे तो कुछ तमिलियन पर्सन्स भी हैं जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा ले जाया गया था प्लांटेशन के लिए वहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है, जो जाफना का एरिया है, वहाँ पे ये रहा करते हैं। स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के अंदर में भी थोड़ा बहुत इनका प्रेजेंस है। अब डिफरेंस क्या है, जैसे ही यहाँ पे श्रीलंका इंडिपेंडेंस को अचीव करता है तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिंगाली कम्युनिटी के, सिंगली लैंग्वेज जो बोला करते हैं, उनका डिमांड आया कि सिंगली लैंग्वेज को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। और 1956 के समय में सिंगली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बना दिया गया। अब कंटिन्यूस आप देखिए कि तमिलियन पॉपुलेशन का प्रेजेंस भी बेटर है, नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी संख्या है, ईस्टर्न पार्ट में भी काफ़ी बेटर नंबर्स हैं। कंटिन्यूस इनका डेप्रीवेशन हुआ, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर में इनको प्रॉपर सपोर्ट ना प्रोवाइड करना हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर के अंदर में इनके अगेंस्ट में इनको ना प्रोवाइड करना हो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे। तो आप देखिए कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस होगा, जैसे प्रॉपर जो सपोर्ट नहीं होगा, प्रॉपर जो मेरिट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो लोगों के अंदर में डिसकंटेंट है वो इंक्रीज होगा। डिसकंटेंट इंक्रीज हुआ, सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो गया। एक पर्सन है जो वहाँ पे लिट्टे नाम का एक फोर्स है उसको डेवलप करते हैं, जिसका नाम था लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम है। इंडिया ने अपना फोर्स को वहाँ पे भेजा और आप देखिए कि वही लिट्टे के जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग हैं, उन्होंने हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने वहाँ पे हमारा जो एयरफोर्स को डिप्लॉय किया था ऑपरेशन पवन के थ्रू, उनके असैसिनेशन के अंदर में एक रोल प्ले किया। उनका असैसिनेशन जो कि एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान में 91 या 92 के समय हुआ था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन है। फिर 2009 के समय में क्या हुआ, 2009 के समय में जो लिट्टे के हेड हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज ने। अब आप देखिए कि 17 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल जो तमिलियन पॉपुलेशन है उसको बेटर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेटर उनको यहाँ पे जिस तरीके से जॉब के अलावा जो इकोनॉमिकल जो अपना बिजनेस को कैरी आउट कर सके वो भी नहीं है। स्टिल जो डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिल जो वहाँ पे
वो जो एग्जिस्ट है वो किया करता है। तो इस श्रीलंका का सिचुएशन के बारे में, ऑपरेशन पवन के बारे में हम यहाँ पे रीड किए हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि इंडिया का जो श्रीलंका में जो इंडिया ने अपना फोर्सेज को भेजा था, क्या यूएस ने जिस तरीके से वियतनाम के अंदर में अपना फोर्सेज भेजा, इंडिया ने श्रीलंका के अंदर में अपना फोर्सेज भेजा, क्या ये बोथ सिचुएशन है वो सिमिलर के रूप से एग्जिस्ट करते हैं? जियो पॉलिटिकल सेक्टर में इस तरीके से डिस्कशन है वो हुआ करते हैं। क्या हमारा वहाँ पे जो ऑपरेशन पवन था वो सक्सेसफुल था या नहीं था, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उसको हम अचीव किए या नहीं किए? और कभी आप देखिए कि जो भी कंट्री ऐसा सिचुएशन में होता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी होता है, जोग्राफिकल लोकेशन इम्पोर्टेंट है, तो उस कंट्री के अंदर में अनस्टेबिलिटी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो अदर फॉरेन पावर्स हैं, उनका इंटेलिजेंस विंग है, उनके जो डिफेंस के जो रिटायर्ड पर्सन हैं, वो एक रोल प्ले, डिप्लोमेट्स हैं जो रिटायर्ड हैं, वो जो एक रोल प्ले करते हैं, काफ़ी बार वो कंपनीज के हेड होते हैं। ये सब जो प्रोसेस है उसको शो किया गया है। एक मूवी है, मूवी कभी आप समय मिले तो देखना, मद्रास कैफ़े। मद्रास कैफ़े नाम से एक मूवी है, जॉन इब्राहम का ये मूवी है, जिसमें जो जाफना का जो एरिया है, जो लिट्टी का प्रॉब्लम है और कैसे वहाँ पे एजेंसीज वर्क करते हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डीपीएसपी का जो आर्टिकल 43 है उसको यूज किया है। आर्टिकल 43 को यूज करते हुए कहा गया कि जो वेज के रिगार्डिंग में वर्कर्स का जो प्रोटेस्ट है वो कोई टेररिस्ट पर्सन नहीं है। हर एक पर्सन को लिविंग वेज का जो रिक्वायरमेंट है कि उनको बेटर वेज है वो यहाँ पे मिले, जो डीपीएसपी के अंडर में वो डिमांड है वो कर सकते हैं। तो डीपीएसपी का पार्ट यहाँ पे कोर्ट ने कंसीडर किया है। फिर स्पीडी ट्रायल्स के ही बारे में हुआ, यहाँ पे डिले प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट को ना ब्लेम किया जाए। स्पीडी ट्रायल जो आर्टिकल 21 का पार्ट है। और स्टूडेंट्स, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि ऐसे जो लोग हैं, जो ये बेसिकली एडवोकेट्स के रिगार्डिंग में कहा गया था, जिनका डिग्री के रिगार्डिंग में कोई इश्यू है, कि ऐसे जो लोग हैं वो पैरासाइट के रूप से जुडिशरी के ऊपर में कंटिन्यूस अटैक करते हैं। कुछ मीडिया बनेंगे, कुछ सोशल मीडिया का पार्ट बनेंगे और कंटिन्यूस सिस्टम है उसको अटैक है वो करेंगे। बट आप देखिए कि जो पैरासाइट टर्म को यूज करना, इसके रिगार्डिंग में सोशल मीडिया के ऊपर में काफ़ी सारा जो क्रिटिसिज्म है वो हुआ है कि कैसे कोई सिविलियन पर्सन जो इंडिया का ही है उसके अगेंस्ट में आप पैरासाइट जो टर्म है उसको यूज है वो कर सकते हो। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 5 नेशंस के विजिट के लिए गए हैं। तो फर्स्ट जो कंट्री है वो यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया का जो पोजीशन है उसको ये शो करता है कैसे हमने एनर्जी के रिगार्डिंग में कुछ एग्रीमेंट्स उनको साइन किया है। स्पेशली आप देखिए कि हमारा जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का जो वहाँ पे स्टोरेज है वो किया जाएगा। तो एक तो एग्रीमेंट ये साइन हुआ है। फिर एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, स्पेशली अगर हम बात करें एलएनजी सप्लाई है, डिफेंस का जो फ्रेमवर्क है उसके पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद में आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके विजिट के लिए जाएंगे। ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ उसके अंदर में यहाँ पे जो पैलेस्टाइन का जो एरिया है, पैलेस्टीनियन स्टेट, कि 1967 से पहले जो पैलेस्टीनियन स्टेट का जो टेरिटरी हुआ करता था उसको एज ए स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज करने का समय आया है। तो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज ने एक इंडिपेंडेंट वाइबल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को क्रिएट करने के लिए कहा गया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलेम है उसको इसके कैपिटल के रूप से सेटअप किया जा सके। इंडिया आप देखिए कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रमोट है वो किया करता था। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे 2017 में, तो उन्होंने हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी डीहाइपनेट है वो किया था। कि पहले एक रूल हुआ करता था कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर विजिट करेंगे वहाँ पे, तो पैलेस्टाइन के वहाँ पे भी जाएंगे और इजराइल के वहाँ पे भी जाएंगे, बोथ एरियाज़ को डील करेंगे। तो डीहाइपनेट किया गया कि एक जगह अगर विजिट करना है तो वहीं पे ही विजिट है वो रहेगा 2017 में। और 2 स्टेट सॉल्यूशन, इंडिया पीएलओ को रिकॉग्नाइज करने वाला, पैलेस्टाइन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिकॉग्नाइज करने वाला फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है वो भी बना था, कि इंडिया ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया अदर जो अरब कंट्रीज़ के अलावा में। फिर आप देखिए कि जो समर का जो समय है, हीट वेव की वजह से कोई भी डेथ नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, जो कि आप देखिए कि एनडीआरएफ को भी हेड करते हैं, नेशनल जो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम है उसको भी उनके द्वारा हेड किया जाता है। तो हीट वेव का कंडीशन डेथ को इम्पैक्ट ना करे उसके बारे में बताया गया। भोजशाला, और आप देखिए कि जो कमल वहाँ पे एक मॉस्क है उसको बेसिकली यहाँ पे टेम्पल का रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। कमल मोला मॉस्क उसको बोला करते हैं। टेम्पल इसको बताया गया है कि 11 सेंचुरी से टेम्पल के रूप से इस्टेब्लिश है। और वाघ देवी जो गोडेस सरस्वती हैं उनका ये यहाँ पे टेम्पल है वो हुआ करता है।
IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि 26 मई का जो समय है वहाँ पे मानसून है वो केरल के कोस्ट के ऊपर में पहुँचेगा, साउथ वेस्ट मानसून जो है। और आप देखिए कि पहले जो एग्जैक्ट डेट हुआ करती है वो हुआ करती है 1 जून। अब यहाँ पे 26 मई को ही पहुँचा है तो कुछ अर्लियर अराइवल होगा। पर अब हमारा IMD के द्वारा हर एक ब्लॉक के अंदर में भी फोरकास्ट किया जा सके, उसको भी अभी रिसेंटली लॉन्च है वो किया गया था। हमारा IMD का एक और फोरकास्ट है कि इस बार अल नीनो का इफेक्ट है, तो इस वजह से मानसून का जो जितना रेन आना चाहिए उतना नहीं आएगा। और एक यहाँ पे वो कुछ कंडीशंस भी हैं कि वो अल नीनो कंडीशन में आप देखिए कि इंडियन ओशियन डाइपोल अगर पॉजिटिव बनता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में जो स्नोफॉल है वो कम होता है, तो वो एक रोल प्ले करेगा हमारे यहाँ पे मानसून को बेटर करने के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन, ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो रिकॉग्नाइज हुआ है वो धर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, मध्य प्रदेश में धर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के द्वारा हमास का जो एक लीडर हैं, जो हमास के जो यहाँ पे विंग को हेड करते हैं, उनको असैसिनेट करने के लिए एक अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल के द्वारा एक अटैक किया गया, कहाँ पे किया गया? गाजा के अंदर में किया गया कि हमास को जो लीड करने वाले जो लीडर हैं उनको उनको टारगेट है वो किया गया है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस के बारे में है। यूएस आप देखिए कि अपना जो फोर्सेज हैं उनको रीऑर्गेनाइज है वो करना चाहता है यूरोपियन यूनियन के अंदर में। तो यूरोप के अंदर में जो उनका फोर्सेज का प्रेजेंस है उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहता है। पोलैंड के वहाँ पे कुछ फोर्सेज के डिप्लॉय करने के लिए कहा गया था उनके द्वारा, जिसको अब कैंसिल है वो किया गया है। जर्मनी का आप देखिए कि कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्शन था, जो पोलैंड के वहाँ पे जो उन्होंने अपना फोर्सेज को डिप्लॉय करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इबोला का आउटब्रेक के बारे में है। अब देखिए कि जो कोंगो का एरिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जो कि आप देखिए कि यहाँ पे इबोला का आउटब्रेक है वो बताया गया है। एक प्रोविंस है, प्रोविंस का नाम है इटूरी। ये जो प्रोविंस है इसके बारे में हमने कल परसों भी रीड किया था, जहाँ पे रेबल ग्रुप का अटैक हुआ था। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में है, जो कि बेसिकली युगांडा के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। इबोला जो 2014 के समय में आउटब्रेक हुआ था, फिर से उसके एक वेरिएंट का आउटब्रेक है। और यहाँ पे कंसर्न ये है कि टूरी नाम का जो प्रोविंस है एक तो आइसोलेटेड है, रेबल ग्रुप्स का प्रेजेंस है, तो वहाँ पे इसको डील करना, इस आउटब्रेक को वहाँ पे ट्रीट करना, उन पेशेंट्स को आप देखिए कि डेट आइसोलेट करना या ट्रैक करना वो भी पॉसिबल नहीं है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान है वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक टेरर ग्रुप है जिसका अटैक हुआ है, जो इन्होंने क्लेम भी किया है लोगों की डेथ के अंदर में उनका, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके द्वारा ये अटैक किया गया। फिर आप देखिए कि रसिया यूक्रेन के बारे में है। कुछ दिनों का एक ट्रूस हुआ था, ट्रूस के बाद में रसिया ने लार्जर वे के अंदर में अटैक्स वो किए हैं यहाँ पे यूक्रेन के। वहाँ पे यूक्रेन का जो कैपिटल सिटी है उसको टारगेट किया गया, जिसमें 24 के आसपास जो पर्सन्स का डेथ हुआ है। यूक्रेन ने भी एक स्ट्राइक किया है। यूक्रेन का जो स्ट्राइक है वो कहाँ हुआ है? रसिया का एक रसिया का जो कैपिटल सिटी है, आप देखिए कि जो मास्को है, मास्को का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये जो अटैक है वो किया गया है। इस प्रोविंस को हम जाना करते हैं रेयांज प्रोविंस, सॉरी राइजन प्रोविंस को बोलते हैं। और ताइवान के बारे में स्टेटमेंट है जो यूएस एंड चाइना का यहाँ पे, कि ताइवान को आप डिफेंड करोगे अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो। लेबनान के अंदर में स्ट्राइक किया गया है इजरायली एयरफोर्स के द्वारा, तो यूएस का आप देखिए कि वहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा है इजराइल और लेबनान का कि कैसे ये पीस को कैरी आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि चाइना अगर अपना पोजीशन को हेल्प करे यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो को करने के लिए, तो कंटिन्यूस सपोर्ट है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। यूएस के द्वारा जो क्यूबा नाम का जो कंट्री है जो कि फ्लोरिडा के पास में सिचुएटेड है, जहाँ पे आप देखिए कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का प्रेजेंस हुआ करता है। तो अर्लियर जो इनके लीडर होते थे क्यूबा के जो पहले लीडर हैं उनका नाम क्या हुआ करता था? आप देखिए पहले लीडर हैं जिनका कि हम फिदल कास्त्रो के नाम से जाना करते थे। फिदल कास्त्रो उनको बोला करते थे, काफ़ी फेमस लीडर हैं, उनके एक रिवोल्यूशनरी हैं। उनके जो ब्रोदर हैं, उनको बेसिकली इंडक्ट किया गया है, उनके अगेंस्ट में जो केस है वो चलाया गया है
कि 1994 के समय में यूएस के कुछ प्लेन्स आए थे जब ये डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और वहाँ पे आप देखिए कि इनके द्वारा उन प्लेन्स को शूट है वो करवा दिया गया था, तो इनके अगेंस्ट में जो केस है वो चलाया गया है। क्यूबा का गवर्नमेंट चेंज करना चाहता है यूएस यहाँ पे कि वहाँ का गवर्नमेंट है वो चेंज हो। और ईरान वॉर की वजह से आप देखिए कि क्यूबा को कुछ रिलैक्सेशन भी मिला था, क्योंकि यूएस ने जो वेनेजुला के वहाँ पे जिस तरीके से इंटरवेन करते हुए उनके प्रेसिडेंट को लेके गए थे, तो उसके बाद में आप देखिए कि उनका कंटिन्यूस ऑब्जेक्टिव था कि क्यूबा के वहाँ पे भी एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट हो, बट ईरान वॉर होता है उसके बाद में, और वहाँ से थोड़ा जो ध्यान है वो चेंज होता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। तो क्यूबा के बारे में एक और आपको पता होना चाहिए, जब हम काफ़ी बार जब कैरेबियन सी के अंदर में ग्रेटर आइलैंड्स को देखते हैं, तो जो ग्रेटर आइलैंड है उनको ग्रेटर एंटिलीज बोला करते हैं। तो 4 ऐसे आइलैंड हैं जो ग्रेटर एंटिलीज के रूप से सेटअप हैं कैरेबियन सी, कैरेबियन जो जो सी का एरिया है वहाँ पे। एक आप देखिए कि जमैका है, एक क्यूबा है, एक हेती है, और एक कंट्री आप वहाँ पे देखना कि कौन सा है जो ग्रेटर एंटिलीज के रूप से सिचुएटेड है। तो वो आपका होमवर्क है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए इसको।